कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप जो है वो आइडियल रिलेशनशिप पहले ही चल रहे थे। वो इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी का एक विक्टिम है और उस पर सबसे ज्यादा जो असर था वो अमेरिकन असला जो वो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान अपने इस केस के अंदर बड़ा कामयाबी से वो उनको बावर कराने में कामयाब हो चुका था कि वी आर विक्टिम व्हाट यू हैव क्रिएटेड फॉर अस। मुसलसल पाकिस्तान का प्रेशर था अमेरिका पे और अमेरिका उसको अप्रिशिएट भी करता था। और आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पहली स्पीच जो कांग्रेस में थी उसमें पाकिस्तान का किस तरीके से शुक्रिया अदा किया। तो एक तो यहां से पाकिस्तान के आइडियल रिलेशनशिप चल रहे थे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जेडी वांस साहब भारत के अंदर मौजूद थे जब ये कश्मीर का वाकया हुआ, लेकिन वो फ्लेयर अप नहीं हुए, एक न्यूट्रल सा बयान देकर वापस आए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि किसी तरीके से वो ग्रीन सिग्नल दे भारत को कि भारत जो है वो रिटेलिएट करे। लेकिन अमेरिका ने उससे इज्तनाब किया क्योंकि वो चाहता है, इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका नहीं चाहता कि तीसरी कोई बड़ी जंग उस खित्ते के अंदर शुरू हो जाए। दो जंगें इस वक्त दुनिया को लपेट में ले रही हैं, एक गजा है और दूसरा यूक्रेन है। टोटल फोकस इस वक्त अमेरिका की उनकी तरफ है। बार बार भारत को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसको डायलॉग किया जाए, टेबल पर बैठ के बात की जाए। मैं समझता हूं जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस या थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, it was a diplomatic victory in my eyes. लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि अमेरिका इज ट्राइंग टू बैलेंस द रिलेशनशिप। बिल्कुल वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर मजीद प्रेशर क्रिएट हो। चाइना उस खिते में मेन रोल अदा करता है। चाइना ने अपना डिसाइसिव डिसीजन ले लिया है, लेकिन अमेरिका इज डाउन प्लेइंग इट, जिसको भारत जो है वो समझ रहा है कि दिस इज अ डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट फॉर देम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इज प्लेइंग द वाइज गेम। अच्छा, आप समझते हैं कि अमेरिका वाइज गेम खेल रहा है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत जिस किस्म का ब्लैंक चेक अमेरिका से एक्सपेक्ट करता था वो नहीं मिले, क्योंकि कहीं भी पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने इल्ज़ाम लगाया, कहीं किसी मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, इंक्लूडिंग अमेरिका। बात सिर्फ ये कही, सबने टेररिस्ट के एक्ट को कंडेम किया और भारत जब तक सबूत नहीं सामने लेकर आता, जब तक जाहिर है उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता या उनकी अग्रीमेंट में नहीं आ सकते। तो एक तरह से भारत वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, दे वांटेड एन अनवेवरिंग सपोर्ट फ्रॉम द यूएस। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। मैं समझता हूं भारत इस वजह से डिप्लोमेटिक, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिजेक्ट किया है जो भारत का प्रेशर था, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ जो है वो नहीं सामने लाया जा सका कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इस चीज में। और बगैर किसी प्रूफ के अगर देखा जाए तो जितने इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स हैं, जरीदे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने किसी ने भी अभी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया और किया जाना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि अभी इससे कुछ अर्सा पहले जाफर एक्सप्रेस का जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, पाकिस्तान खुद विक्टिम है जो उस रीजन के अंदर अफगानिस्तान कर रहा है, टीटीपी कर रहा है, और दर हकीकत पाकिस्तान भी ब्लेम करता रहा है कि भारत जो है वो हैज सम काइंड ऑफ अ रोल इन इट, इन बलूचिस्तान बीएलए उसके पीछे। तो अभी चीजें वो भी ठंडी नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूं कि इस कश्मीर के इस वाकये की वजह से अब जाफर एक्सप्रेस का भी जो है एक वाकया है उसका भी जवाब देना होगा। उसके बारे में भी अब पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि उसको टेबल पे रखा जाए और बताया जाए कि वहां पे जो बीएलए है उनकी सपोर्ट कहां से आ रही है, और वो जो टेररिस्ट वहां आए थे जो उनकी वो किससे कम्युनिकेट कर रहे थे सैटेलाइट के जरिए। तो एक इस वक्त भारत जो है वो एक कॉर्नर हो चुका है मेरे ख्याल में। लेकिन यहां मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी अमेरिकन, जो जंगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज डूइंग मच बेटर, और इन सर्कमस्टांसेस में अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो मेरे ख्याल में दैट विल नॉट बी फिजिबल फॉर, इट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान।
मैं समझता हूं डायलॉग होना चाहिए, और पाकिस्तान की पॉलिसी जो उन्होंने कहा है कि हम हर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी फेयर डिप्लोमेटिक एफर्ट मेरे ख्याल में। लेकिन भारत को मैं समझता हूं कि पहले भी जिस तरह वहां पे कहा जाता है, ऐसी चीजों को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है और उसकी वजह से इस चीज का फायदा उठाया जाना चाहिए था, उनका प्लान था, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया इज नाउ एट डिफेंसिव इंस्टेड ऑफ ऑफेंसिव। और इसके अलावा भी आप नहीं समझते कि आलमी दुनिया को और स्पेशली अमेरिका को अब ये पता है कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है? कनाडा में जो कुछ हुआ पूरे शवाहिद के साथ वो सामने लेकर आए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अब भारत आंख बंद करके हमेशा इल्जाम लगाएगा पाकिस्तान पर और लोग यकीन करेंगे। मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका जवाब दिया है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है, जिसमें बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब माजी में अपने पिछले दौर के अंदर भी आर्बिट्रेशन की ऑफर कर चुके हैं। और इसमें उन्होंने बिल्कुल एक बात के साथ ही भारत का नैरेटिव जो था उसको उन्होंने डिनाउंस किया है कि दिस इज एन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड दे नीड टू डायलॉग विद ईच अदर, जिसको पहले माजी में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की आर्बिट्रेशन को रिजेक्ट किया था कि इस बाइलैटरल हम इस चीज को हल ढूंढेंगे, और उसी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इशारा किया है कि व्हाई डोंट यू ट्राई टू सिट टुगेदर और इस चीज का हल ढूंढा जाए। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इस वक्त इंडिया जो है वो, भारत जो है वो हर फ्रंट से इज लूजिंग ऑन एवरी फ्रंट, फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, यूनाइटेड नेशंस, बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने भी जो भारत जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम उस करारदाद में रखना चाहता था, वहां से भी उनको दे आर ऑन अ डाउन साइड। और IMF ने रिजेक्ट किया है उनका आइडिया जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की किस्त को डिले किया जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक, और मैं समझता हूं कि दिस इज गुड फॉर द पाकिस्तान इन द फ्यूचर फॉर द पाकिस्तान। और देखिए कि किस हद तक भारत गया है कि IMF से कहता है कि हमारी किस्त डिले कर दी जाए, और हर जगह जाकर के पहले आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, अमेरिका से समझते हैं कि मदद मिल जाएगी, वो भी नहीं मिल सकी। अब आते हैं जो अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कोर इशू है वो कश्मीर है, और मकबूजा कश्मीर में जो अट्रॉसिटीज़ इस वक्त भारत कर रहा है बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन ऑफ पहलगाम ऑल्सो, जो ऑपरेशंस वो कंडक्ट कर रहा है, जिस तरह से घर मस्मार कर रहा है, मुसलमानों के साथ वो जो सलूक करता आया है, तो अब क्या वो उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप समझते हैं कि इसमें अमेरिका तैयार होगा, स्पेशली दिस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, माजी में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले पीरियड में आर्बिट्रेशन की ऑफर की थी, जिसको भारत ने बड़े अजीब तरीके से उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन इस दफा मैं समझता हूं कि इस मसले को, इस वाक़े को जितना भारत ने प्रेशर क्रिएट किया है, कश्मीर का मसला उतना ही बड़ा एक उजागर होकर दुनिया के सामने आ चुका है। जिन लोगों को नहीं भी पता था, इस कैंपेन के जरिए उनको पता चल चुका है कि इट्स अ बिग इशू। अब मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान और भारत शुड बोथ sit together, not only अमेरिका, बल्कि मैं समझता हूँ चाइना इज अ बॉर्डरिंग कंट्री, उनको भी साथ लेना चाहिए और मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, बजाय कि जंगों की तरफ जाया जाए। 2025 में जंगों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब लोग जंगें अपने नॉलेज के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिसाइल सिस्टम्स और जिस तरह दूसरी चीजों से लड़ेंगे आने वाले फ्यूचर में। आपने देखा होगा, आज अगर किसी कंट्री का इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो कंट्री लाचार हो जाता है, इकॉनमी उसकी खत्म कर दी जाए तो उससे सारी चीजें रुक जाती हैं। जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं ये कहने की, बताने की कि माओ के बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप हिस्ट्री देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितनी भी जंगें हुई हैं, उसके बाद टेबल पर बैठ के डायलॉग किया जाता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इज वर्किंग, जिस तरीके से उन्होंने एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन की हामी भरी है और दुनिया उनके साथ खड़ी है। मेरे ख्याल में अब भारत को भी चाहिए कि
कि डायलॉग के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। ये तो मुझे तो लगता है कि वो जैसे हमारे दीगर गेस्ट जो यहाँ मौजूद थे वो कहते हैं साजिद तारड़ साहब कि इस पहलगाम वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कम्युनिकेशन ट्रैप में फंस गए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर नाउ डोमेस्टिकली ऑन हिम कि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, अब आप एक्ट नहीं कर रहे। तो इस कम्युनिकेशन ट्रैप से निकलने में, कमिटमेंट ट्रैप जो है, इस कमिटमेंट ट्रैप से निकलने में भी उनको मेरे ख्याल से अब बड़ा मसला है। और जो हमारे बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि भारत हमेशा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करके करवाता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता, और इस मर्तबा भी वो ये चाह रहा है कि कोई और आकर के, यानी कोई और तीसरा मुल्क आकर के वो किसी तरह से इस मामले को अब डिफ्यूज करे। बिल्कुल इस वक्त बड़ा मुश्किल है, दे आर इन अ ट्रैप, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी कमिटमेंट ट्रैप में फंसे हैं। इस वक्त समझ नहीं आ रही कि इस ट्रैप से किस तरह निकला जाए। अगले दिन वहां पे जो कंसेंसस शुरू हुए, सेंसस जो मर्दमशुमारी है उसमें कास्ट की वजह से वहां पे इशू है। अभी तक आपने देखा होगा कि मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैजंट गॉन टू कश्मीर येट, मैटर ऑफ फैक्ट अभी तक वो अपने जो 26 लोगों के लवाहकीन हैं उनसे नहीं मिले, और भारतीय मीडिया उसको क्रिटिसाइज कर रहा है किस तरीके से वो मुंबई में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो जाकर बिजी हुए। अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैप से निकला जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप कई दफा एक चीज को इतना उजागर, एक इतना सेंटीमेंट इतने जज्बाती कर देते हैं कि उसके बगैर अब हल मौजूद नहीं होता उसका, लेकिन इट्स दे आर इन अ बिग क्राइसिस। और दूसरा आपने देखा होगा कि पिछली दफा पिछले इलेक्शन में भी मोदी साहब was not able to get a proper majority। अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट है वहां पे, और इस वक्त मोदी साहब उनकी पॉपुलैरिटी इज इन डिक्लाइन, और बल्कि पाकिस्तान के लिए ये खतरा भी हो सकता है कि उस अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए कोई नया तजर्बा किया जाए। आई होप नॉट, लेकिन भारत जो है इस वक्त दे आर इन ट्रबल, उनका जो गवर्नमेंट है इन ट्रबल, सेंटीमेंट्स आर इन ट्रबल। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मैं समझ रहा हूँ कि अब डिफ्यूज होने का एक चीज का एक टाइम होता है, मेरा ख्याल है वो टाइम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लिकिंग डाउन, जज्बात भी कम होते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले मैं आज दोनों कंट्रीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या लूज किया है, क्या गेन किया है, और आगे आजकल क्या हो रहा है। जिस तरह कल फिरोजपुर के अंदर जो है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कल वहां पे उन्होंने लाइटें खुद बंद की हैं, कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया। इससे पहले ये बताना चाहूंगा, मैं जंगों के हक में नहीं हूं, मैं खुद जंगों को प्रमोट भी नहीं करता, और मैं बिल्कुल दोनों साइडों पे मेरे फीलिंग्स है, दोनों साइड। मैं जिस तरह पाकिस्तान है मुझे उतना ही भारत से प्यार, लेकिन इसमें कई चीजें नई टेस्ट की गई है, नई टेस्ट कई चीजें टेस्ट हो चुकी है। अब मैं वो दोनों कंट्रीज के बारे में बताना चाहूंगा कि इस वक्त पहले बात करना चाहूंगा भारत के हवाले से। भारत ने इसमें से क्या गेन किया, क्या लूज किया। सबसे पहला जो नुकसान भारत को ये हुआ है कि जाफर एक्सप्रेस का हादसा जो है वो भी कश्मीर के इस हादसे के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान वाली साइड ये कहती है कि जाफर एक्सप्रेस जब वहां पे सैटेलाइट पे बातें हो रही थी, वो बातें किन से हो रही थी, हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो चुका है। दूसरा जो अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्ड आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो इस तरह ही आया जिस तरह वो कहते हैं शेर आया रोजाना। जब शेर आया की बात होती है तो लोग कहते हैं जी लोग इतबार ही नहीं कर रहे, लोग कहते हैं जी इनका तो हर 4 साल बाद यही काम है, फिर दोबारा शुरू करके तो कर लेते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि भारत का मीडिया जो है वो बड़ा बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है, जाली चीजें करा के क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। चौथी चीज ये थी कि मोदी साहब को पॉलिटिकल डैमेज ये हुआ है कि पहले भी पिछले इलेक्शन में उनको अक्सरियत हासिल नहीं जो वो डिमांड कर रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सीटें वो तो उनको नहीं मिले थी, लेकिन अब मजीद डिक्लाइन हुआ है। आज इस वक्त कांग्रेस की जो एक लीडर है वो आज राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ मिर्चें और लेमन बात के मजाक, प्रेशर भी बहुत है। इससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद, क्रेडिबिलिटी उनकी भी और पॉपुलैरिटी उनकी खराब। तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान मैं समझता जो हुआ है कि वो बावर कराना चाहते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बिलखसूस अमेरिका को, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट चॉइस अगेंस्ट चाइना। उससे उसको नुकसान पहुंचा। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो एक्सपोज हुई,
उनके हेलीकॉप्टर्स जो है उनके कैपेबिलिटी एक्सपोज हुई है। राफेल तैयारे जो उन्होंने लिए हैं उसकी कैपेबिलिटी डैमेज हुई है। फ्रांस अब कह रहा है कि हमारा सिस्टम मजीद ग्राउंड इक्विपमेंट भी हमसे खरीदे जाए, और उनको खदशा है कि राफेल तैयारे जिस इन्होंने जाम किए हैं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी ने उनके राफेल तैयारों को जाम कर दिया था, जो वो एक उड़ान उन्होंने ली थी उनको वापस जाना पड़ा। तो वो जो एक अमेरिका को एक तासर दिया जा रहा था कि चाइना को रोकने के लिए वी आर द ओनली वन हु कैन डू इट डिलीबरेटली, उस एक इमेज को भी धचका पहुंचा। और उसके बाद उससे बड़ा एक डैमेज ये हुआ है कि इनकी अपने इंटेलिजेंस फेल्योर है। अब लोग अपना कहते ये है कि 7 लाख फौज कश्मीर के अंदर है, तो उनके पास इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी इस चीज की? क्या वजह? वो रोक क्यों नहीं पाए? इस इतनी बड़ी एक सक्सेस, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी रिसोर्सेज, सैटेलाइट, ये सारा, इसके बावजूद ये सारा कुछ क्यों? लाचारगी की हालत ये है, कमजोरी की हालत इस वक्त भारत की ये है। वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा। बांग्लादेश भी अब कहता है कि हम 7 सिस्टर स्टेट्स के ऊपर हमला करेंगे, चिकन नेक के ऊपर हमला करेंगे। हिस्ट्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त चीमा साहब 1962 की वॉर चाइना के साथ थी। चाइनीज फौरन उन 7 स्टेट्स के आसपास आ जाते हैं, तुर्की रग के पास आ जाते हैं। तीसरी अगली बात यह है कि चाइना ने हिमालय में अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये सारे नुकसान। उसके बाद यह है कि पहले भी ब्रिक्स की अफादियत जो है वो कम हो चुकी थी। क्वाड और आकस वगैरह सारे हिट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही लपेट दिए नेटो के साथ, तो वो सारा। तीसरा, आज जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है उसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वी नीड सपोर्टर्स नॉट प्रीचर्स। फ्रस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने एक चीज का एतराफ किया है कि हमारे दोस्त हमें प्रीच कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो किस तरह करें आपने प्रूफ भी नहीं दिया। इस वक्त अभी तक आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। वो जो लोग मार के गए थे उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, वो को पता नहीं। और इस जदीद दौर में हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट आपके पास मौजूद है, डॉग्स आपके पास मौजूद है, सैटेलाइट आपके पास मौजूद है, 7 लाख फौजी आपके पास है। दुनिया आज प्रूफ मांगती है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी, यूनाइटेड नेशंस ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी, आज बल्कि सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। ये सूरत हाल भारत की मैं बताई। अब मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान वाली साइड। पाकिस्तान ने आज एक पॉइंट इंटरेस्ट कम कर दिया है हालते जंग में आगे। सिंबलाइज क्या करता है? हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग। एक ऐसे आर्मी चीफ साहब जो कि खुद अपने आप को खबरों में नहीं रखते थे, आज उनका आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुका है कि ही इज अ मैन ऑफ द आवर। आज आपका उनके बारे में इंडिया के अंदर आर्टिकल छप चुका है जिहादी जंग। MI6 जो है वो उनके बारे में कह चुकी है कि ही इज डिटरमिन्ड। जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल है उसमें भी ये लिखा गया कि ही इज वेरी सीरियस, ही इज अपनी बात पर कायम रहने वाले और अपना वेरी डिटरमिन्ड, नो कंफ्यूजन, क्लियर विजन के साथ। दूसरा चीमा साहब उसमें जो पाकिस्तान को ये पता चल गया कि अगर हालात खराब होते हैं हमारे साथ कौन कौन खड़ा होगा। चाइना ने खुल के सामने आ गया। ना सिर्फ उन्होंने मिसाइल दिए हैं, उन्होंने जो आर्मी एक्सरसाइजेज हिमालय में शुरू कर दी है, उससे उनको ये पता चल गया कि आगे फ्यूचर में भी चाइना हमारे साथ खड़ा होगा। टर्की का शिप आ गया कराची, ये भी पता चल गया। और ये चीजें सारी जो एक कमजोर स्टेट जिसके बारे में पिक्चर एक पेश की जाती थी कि वो आज बैंकरप्ट हुआ या कल बैंकरप्ट हुआ, वो इसमें विक्टोरियस नजर आ रहा है। खान साहब की स्टोरी जो है वो इस वक्त कहीं नहीं चल रही है, कोई नहीं बेच रहा है बिल्कुल ना। यूनाइटेड पीटीआई टूट के बल्कि आधी पीटीआई आज आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी पाकिस्तान। तो इस सारे कश्मीर के चीजों के अंदर अगर देखा जाए तो भारत का बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है क्रेडिबिलिटी के हवाले से,
एक रीजनल पावर जो कहा जाता था या मैं खुद कहता था रीजनल पावर है, वो सारा स्टेटस जो है आज वो सारा दांव पे लग चुका है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने सेफ गेम प्ले की है ब्लेम गेम में, बल्कि वो बार बार ये कहते हैं कि डायलॉग करो आप अपने साथ। जो सबसे डैमेजिंग चीज है भारत के केस में कि प्रूफ अभी तक नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो मिलिटरीली जो रिटेलिएट भी नहीं कर पाए, वो भी उसकी वजह यही है कि प्रूफ उनके पास मौजूद नहीं है कि बाद में हम क्या करेंगे इसके बाद। और दूसरा जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, एक कोर कमांडर कश्मीर में जो उनकी 16th रेजिमेंट के थे उनको दिल्ली वापस बुला लिया गया है। खबरों में ये भी है कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल पे मुश्किल है अरेस्ट होने का, लेकिन ये भी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ही इज इन दिल्ली, उनको डिमोट किया गया और उसके बाद जो एयरफोर्स की जो सेकंड इन कमांड थी उनको तब्दील किया गया। और ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन, तो मेरे ख्याल में और जो आज डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट थी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, ब्लेमिंग देयर ओन फ्रेंड्स और एलाइज। तो इसके अंदर अगर देखा जाए और यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी तक जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना केस जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो उनके वो जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें मेंबरशिप है पाकिस्तान की। दूसरा मेरे नजर में आपके जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने 3 दिन के अंदर 73 वर्ल्ड लीडरों 63 लीडरों के साथ बात करके मेरे ख्याल में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कई लोगों के साथ फोन में कन्वर्सेशन की है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से डॉक्टर इसहाक डार साहब भी मुसलसल दुनिया के साथ राब्ते में और अपना पाकिस्तान का केस बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने काफी कुछ गेन किया है इसमें, इस कश्मीर के हादसे के बाद। और जो है भारत ने लूज तो नहीं किया लेकिन एक्सपोज काफी हुआ है मेरे ख्याल में। जो ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं जंग के हक में नहीं हूं, जंगों को प्रमोट नहीं करता, ह्यूमन सफरिंग के खिलाफ हूं मैं बिल्कुल। ये मेरा एक क्लियर स्टैंड है इस चीज के ऊपर चीमा साहब कि मैं तालीम और ट्रेड को प्रमोट करने वाला इंसान हूँ। मेरे दोनों साइडों पे मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कोई भी इस ऐसा मिसहैप हो जिससे लोगों को जानी और माली नुकसान। मेरा आज भी हीरो जो है वो सैयद आदिल हुसैन है, जिसने किसी हिंदू टूरिस्ट को अपने सैयद आदिल हुसैन है जिसने टेररिस्टों को रोकने की कोशिश की थी और अपनी जान की बाजी कर दी। दूसरा हीरो ऐसा था जिसने किसी हिंदू बच्चे को कमर पे उठा के सेफ्टी की तरफ लेके गया है। तीसरी मेरी हीरो वो है कि वो खातून जो कश्मीरी, जो कि नेवी के कमांडर की बीवी है और मुसलसल आके टीवी पर या मीडिया पे कह रही है कि कश्मीरी और मुसलमानों का इसमें कोई कसूर नहीं है। पीस और हार्मनी से बात की, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। बोला 3 बार कलाम बोला और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। दोनों कंट्रीज ने इसमें क्या खोया है, क्या पाया है। आज पानी की बात हो रही है कि पानी को रोक दिया गया है, उसको किस तरह रिटेलिएट किया जाएगा। 2 मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिए हैं। मैं पहले भी एतराज करता था, उनके नामों के ऊपर एतराज है, उनके नाम इन्होंने पठानों के ऊपर फिर रख दिए जिन पे मैं इतना हक में नहीं हूँ, बल्कि पठान भाईजान खुद कह चुके हैं कि नाम हमने चेंज करें, ये गौरी और अब्दाली से नाम रखें। मैं अब्दाली की पर्सनैलिटी से भी इतना इम्प्रेस नहीं हूँ और दूसरा गजनबी की पर्सनैलिटी से इतना। दे वर बोथ इन्वेडर्स, दोनों जुल्म करते रहे हैं लोगों के ऊपर आके। मैं उनको इतना प्रमोट नहीं करता। मैं कहता रहा मिसाइल तुमने टेस्ट कर दिया, उनका नाम मंडी मोहद्दीन गुजरात या जेल में रखा, लेकिन चले मुझे। एक तरफ रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन दोनों तरफ। मैं ये नहीं कहूंगा रेडिकलाइजेशन ये होती है कि मजहबी जुनूनियत, मजहबी जुनूनियत। यहां पे तालिबानाइजेशन का प्रोग्राम है सारे का सारा, ये सियासत नहीं है, जिहाद है। और दूसरी साइड पे भी मजहबी प्रमोशन इतनी है, नफरतें हैं। लेकिन ये कि दुआ है कि लोग माओ के बच्चे ना ही मरे,
जुल्म ना आए। इस दफा हालात बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होंगे बालाकोट से, 90 डिग्री डिफरेंट। आसम मुनीर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी डिटर्मिनेशन के बारे में जो 2-3 आर्टिकल आ चुके हैं, और दूसरा MI6 की जो रिपोर्ट है, इज वेरी डिटर्मिनेट। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੌਣਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। इतना प्यार जी दी। इस दफा अग्रेशन का जवाब इतना ज्यादा दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि मेरा मकसद है कि बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। मैं बता रहा हूं कि वो जनरल आसम मुनीर इज नॉट जनरल बाजवा। अगर वहां से अग्रेशन, मैं बता रहा हूं, और पूरे खित्ते के लिए उधर से एक हमला किया जाएगा, इधर से 2 हमले किए जाएंगे, वहां से फिर 3 हमले किए जाएंगे, जहां से 6 हमले किए जाएंगे। इसका तो जिस तरह कहते हैं ना, जंग शुरू करना आसान होती, रोकना बड़ी मुश्किल बात है। वो दोनों कंट्री जो है वो अटामिक है। आज बल्कि कल आर्टिकल थे कि जी पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 4 दिन का असला मौजूद है, गोलियां मौजूद है। आज आपके डिफेंस मिनिस्टर उसका जवाब दे दिया, उसने कहा हमारे पास इतना असला मौजूद है, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं असला, तो गोलियां बना के यूक्रेन को देते रहे, मजीद और भी हम देते हैं अभी भी। अब आपको पता नहीं है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी और एबिलिटी। और तीसरी बात, चाइना का खुल के आना सामने, उसका कोई एंड। चाइना के पास चॉइस भी कोई नहीं, चाइना के पास चॉइस। चाइना पहले ही बड़ा जो है वो अमेरिका ने उसके खिलाफ ना आइडेंटिफाई करके, टारगेट करके उनको, हालांकि आप पाकिस्तान जस्टिफाई नहीं करता रहा चाइना के साथ रिलेशनशिप। जिस तरीके से आपने CPEC में उनको जलील किया है वो इसमें, और जिस तरह आप उनके इंजीनियर्स को मारते रहे हैं, किडनैप होते रहे हैं, आपने उनको साथ जस्टिफाई नहीं किया। चाइना के पास अब कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगला फेरा ताइवान का। पहले यूक्रेन की जंग के अंदर सारी चीजें टेस्ट हो रही हैं चीमा साहब, उसके बाद यहां इस युद्ध के ऊपर जो है गेम बड़ी गेम होगी। दूसरा चीमा साहब, भारत को यह सीखना जरूर चाहिए आज के डेट में से भारत को यह सीखना जरूर चाहिए, बांग्लादेश बहुत बड़ा पार्टनर, उनके साथ रिलेशनशिप कोई नहीं, बिल्कुल। मैं आज बल्कि ये क्वेश्चन है चीमा साहब, रास हो ही रही है। जब बांग्लादेश के अंदर हालात खराब हो रहे थे, यहां पे जब अंदर आगे घुस के वो जो 26 लोग मारे हैं, राह किधर थी उस वक्त, क्या वजह है? ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल। लोग किसी ने जॉब रिजाइन किया अभी तक, रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की भारत के अंदर नहीं की, क्यों नहीं? किसी को फायर किया गया? बांग्लादेश का जो सारा वाकया हुआ है, अब 2 बॉर्डर है आपके, पाकिस्तान का बॉर्डर है, दूसरा बॉर्डर आपके साथ बांग्लादेश का बहुत लंबा बॉर्डर, दोनों के ऊपर हालात खराब है। चाइना का बॉर्डर साथ, तीन कंट्रीज के साथ 3 फ्रंट खुल गए हैं आपके पास इस वक्त। डिप्लोमेसी किधर गई आप? अमेरिकनों ने ऑलमोस्ट, और अब वो कहते हैं जी JD वैंस तो हमारा दामाद ने उनको, वो भी क्या करें, वो 2 जंगें तो पहले उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, यूक्रेन की और गाजा की, वो पहले वहां परेशान है। 12 साल का सोशलिस्ट एजेंडा डिफ्यूज करना, ये टारगेट है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेबल के ऊपर, ये है। और उसके ऊपर एक नई जंग, नया युद्ध जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन चाइना के लिए भी इट्स वेरी सेंसिटिव मैटर टू मेक श्योर कि उनके बॉर्डर के ऊपर भी नई चीजें शुरू ना हो जाएं। और खासकर उनको भी पता है ना कि भारत अमेरिका को सपोर्ट करके अमेरिका को यहाँ पे हमारे खिलाफ रखना चाहता है, तो उनके लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस। लेकिन बांग्लादेश के हालात खराब होने भारत के हवाले से, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ, और फिर और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इस वक्त, सबसे हर फ्रंट के ऊपर जो भारत बैक फुट पर है कि उनके पास कोई प्रूफ कि ये लोग कौन थे। और पाकिस्तान ने अपने चीमा साहब इस वक्त जो उन्होंने 523 कैदी हैं, उनके नाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेज दिए हैं।
कि कहीं उनको पकड़ के मार के तो उनके फिंगरप्रिंट ना बना दिए जाए, उनसे बयान लेकर इनको ना बना दिया जाए कि ये मारने वाले हैं। पाकिस्तान इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। मैं जो इस चीज में मैंने देखा, मैं पाकिस्तानियों की एबिलिटीज पे हैरान हूं। आप चीमा साहब, मैं हैरान हूं कि डार साहब ने 63 लोगों से, मुल्कों के सदरों से, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बात की है 3 दिन में। डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा मदा था, मैं आज भी हूं, इज अ स्टेट्समैन, लेकिन पॉलिसीज उनकी पॉलिसी फेल हुई। खोया है क्या पाया है, इसमें मैं हैरान हूं। आज ये कहते थे पाकिस्तान आइसोलेटेड है, आज भारत आइसोलेटेड हुआ पड़ा। एक सिंगल जरीदा नहीं है, एक सिंगल न्यूज़पेपर नहीं है जिसने पाकिस्तान भारत के हक में कोई आर्टिकल लिखा, एक सिंगल नहीं किसी ने, बल्कि वेस्टर्न मीडिया ने दे रिजेक्टेड द फिलॉसफी जो पूरे, क्योंकि प्रूफ कोई नहीं है, प्रूफ मांग रहे हैं वो सारे लोग। अमेरिका प्रूफ मांगता है, इनके पास होमवर्क नहीं किया चीमा साहब। ये मैं समझता हूं कि भारत के अंदर लोगों को फायर करना चाहिए। इस्लाह तभी होती है जब तक आप रिकॉग्नाइज करें कि हमारी गलती है। मैंने आपको बताया चीमा साहब, बांग्लादेश के अंदर चेंज आ रही थी, रात सोया पड़ा था, इनको पता नहीं था, रिपोर्टें नहीं आ रही थी वहां पे हालात क्या होने वाले। यहाँ पे अंदर लोग घुस के जिन्होंने हमला किया है, अच्छा फिर उसके बाद चीमा साहब वो जो भाग गया, उसके बाद इनकाउंटर होते रहे उनके जंगल के अंदर। इनकी इतनी कैपेसिटी एबिलिटी नहीं है कि उनको पकड़ सके। और जो सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, पढ़े अगर मैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कोर कमांडर इनके 16 डिव के जिनको फायर करके दिल्ली बुलाया गया है, उनकी स्टेटमेंट देखें, वो उन्होंने रिफ्यूज किया था लड़ने से। उन्होंने कहा था हम या कश्मीरियों की सिक्योरिटी छोड़ के उधर जाएंगे, पीछे से कश्मीरियों को प्रॉब्लम बनेगी, उधर हम नहीं कर सकते। उनकी एयरफोर्स जो है वो तैयार ही नहीं थी हमले के लिए, ये भी उनको इशू बने जो सेकंड इन कमांड को फायर किया गया। एयरफोर्स की इतनी इल सिचुएशन है, हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उनका पूरे के पूरा वो जो 300-400 उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इस काबिल ही नहीं है कि उड़ सके। मैं कहता हूँ इंडिया एक्सपोज्ड हुआ है बड़े पूरे तरीके से। दे नीड टू वर्क ऑन इट, दे नीड टू फायर पीपल दोज आर रिस्पांसिबल, और उसके बाद ये कि सारी चीजों को असेस करके दोबारा इस चीजों पे काम करें। चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि उन्होंने पिछले 30 साल के अंदर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बस 4 जंगें आपने लड़के जो देख ली, प्यार मोहब्बत को भी एक चांस देने की कोशिश करें, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें मेरे लिए भी नई हुई है। मैं समझता था कि इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी, इंडिया इज वे अहेड इन एवरीथिंग, लेकिन एक्सपोज हो गई चीजें। बिलखसूस मैं जो देख रहा हूँ, उनकी राफेल का सेटअप उनका देख रहा हूँ, उनके हेलीकॉप्टर देख रहा हूँ, मोराल देख रहा हूँ लोगों का कि वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आर्मी जो है वो कंफ्यूज है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस चीजों से, और दूसरा जो टाइमिंग भी गलत है मेरे ख्याल में। टाइमिंग भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं और 2 जंगें पहले लड़ रही हैं, टाइमिंग को भी आपको देखना होगा कि टाइमिंग वाज नॉट राइट, इट वाज नॉट गोइंग इन फेवर ऑफ इंडिया, टाइमिंग भी ठीक नहीं है, इसलिए कोई किसी कंट्री ने उनके साथ खड़े। और दूसरा फंडामेंटल चीज मतलब जब प्रूफ ही नहीं है आपके पास, आपके फिक्शन के ऊपर, आपके सिर्फ फिक्शन के ऊपर, आपके सिर्फ गैस के ऊपर दुनिया क्यों लड़े? आप गैस कर रहे हैं। और दूसरा एक ये बात है चीमा साहब, शेर आया हर 4 साल के बाद एक ऐसा वाकया होना जिसके प्रूफ ना होने, और आपके अब ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो बड़ा सिंपल कह दिया, ये अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, डायलॉग करोगे दूसरे के साथ, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे यही बातें हो रही हैं कि यार 4 साल बाद